मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी साल पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मुझे पाला पोसा। कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे इतने लाड प्यार से पाला था कि कभी मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी थी। मैं जिस चीज़ की मांग करती उस वक्त से पहले ही मेरे पास वो चीज़ मौजूद होती। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश के लिए पढ़ने गए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था और मेरे एक भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी कि आजकल सभी के पास मोबाइल है, लड़का हो या लड़की सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती, इसीलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे भैया ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके डाला करती थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट और लाइक आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी एक अभिषेक नाम के लड़के से बात हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ को गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। मैं रोजाना अभिषेक से फ़ोन पर बातें किया करती थी और मेरी अभिषेक की चैटिंग भी होती थी। मैं गांव में रहने वाली थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार में खोते जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया गांव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। मैं किसी से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपने भाभी को अपने बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई है, तो भैया मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए। उनका कहना था कि किसी लड़के से बातचीत करना बंद करो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी एक न सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी का होते नहीं देख सकता। भैया ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक न सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब रात में अंधेरे में अपने घर से भागी तो मुझे कोई भी नहीं देख पाया था और अभिषेक के बताए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक ने मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं रख लिया। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था। वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भाग कर आई थी। ज़रूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपने घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना प्यार हो गया था कि मैं अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। अभिषेक को भी एहसास हो गया था कि मैं अभिषेक के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूँ। अपनी ज़िंदगी का यह फैसला करके मैंने कभी पछताई नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब तो मेरी सारी ज़िंदगी उजड़ गई थी, जिसकी खातिर मैंने गांव से शहर भागी थी। आज वही मुझसे इस दुनिया छोड़कर चला गया था। रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे पति के अलावा कोई था ही नहीं। वो भी मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी सारी आईडी कार्ड वगैरह सब मेरे भाइयों के पास ही मौजूद थी। मैं कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरे अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैं अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे लिए तुम मर चुकी हो, अब वापस कभी तुम हमारे घर आने की ज़रूरत महसूस मत करना। और हमने सारे गांव में यह खबर फैला दी कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि हमने किसी की झूठी लाश लाकर यहाँ पे कफन दफन कर दिया है। एक हाथ से मैं तुम्हारी मौत हो गई है। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही सब जवाब मिलेगी, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती। मुझे तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई न कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था और मुझे खाना देने के लिए कोई नहीं आता था। मैं भूखी प्यासी फिरती रहती, इधर भटकती उधर भटकती और दौड़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन और रात गुजार लिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। उस आदमी के पैर पकड़ लिए, कहने लगी, साहब 2 रोटी मुझे खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं किराए पर रह रही थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेती थी। घर में वही रूखी सूखी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, नहीं तो मर जाऊँगी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे घर चल सकती हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बच्चों की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए भी सब कुछ दे दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। मुझे खाना खिला देता तो खा लेती और नहीं तो मैं भूखे ही रह जाती।
यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ गई तो उसका घर बहुत बड़ा था और वह बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई और नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहा, आराम से पेट भर खाना खा लो। पहले मैं पेट भर खाना खाया, फिर उस आदमी ने मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसीलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी के बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम स्नेहा है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 4 भाई हैं और मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव से रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक्सीडेंट्स में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों की पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इस बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसीलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे माँ को माँ बनकर पाले। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, यह है मेरा बेटा, इसका नाम वंश है। इसके पैदा होने के कुछ ही देर बाद इसकी माँ छोड़कर चली गई। मैंने उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी, आज अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इसी के जैसा होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर इसकी परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मुझे वंश का ख्याल रखना था, टाइम पे उसको खाना खिलाना, टाइम से उसको सुलाना और उसके कपड़े वगैरह चेंज करना। बाकी के हर काम के लिए घर में नौकरानियां मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वंश बिस्तर से गायब था। मैं उठकर बाहर आई और फिर मैंने साहब से पूछा कि वंश कहाँ है। वह अपने बिस्तर पर नहीं है। सब ने मुझे बताया कि शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा आखिर वह कहाँ गया और शाम तक वह कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह घर के मालिक थे, इसीलिए मैं ज़्यादा उनसे जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह मुझसे निकाल देते तो फिर मैं कहाँ जाती। रोज़ शाम के टाइम तक वंश घर पर आ जाता था और रात को जब मैं उसे सुला दिया करती थी और सुबह उठकर देखती तो वंश अपने बिस्तर से गायब होता, लेकिन शाम को आ जाता था। मैं जब भी साहब से वंश के बारे में पूछती तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कह दिया करते थे कि मैं तुमसे कहा था कि इस मामले से दूर रहा करो, इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो कि वो कहाँ है, पर कहाँ जाता है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे को देखभाल करना है और उसकी अच्छी परवरिश करनी है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम वही करो।
उसके बाद मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया था। एक रात जब वंश के साथ सो रही थी तो आधी रात मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर ही मौजूद था। मैं जागती रही और अचानक ही किस टाइम मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। और सुबह के रोज वंश तरह बिस्तर पे मौजूद नहीं था और मैं सुबह उठकर बाहर गई। मैंने आकर देखा तो साहब से बैठे हुए थे और साहब मेरी तरफ पीठ किए हुए बैठे थे। मैं नंगे पैर साहब के पास आई। मुझे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज़ मिल रही थी, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक दिन मैं वहाँ काम पर करने वाली नौकरानियों से साहब के बारे में पूछना शुरू किया। उसने पूछा कि आखिर साहब क्या काम करते हैं, तो वहाँ की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं एक पुलिस वाले के घर में नौकरी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसे हो गई जैसे मुझे साहब के काम के बारे में पूछताछ करना, पता लगाना, यह सब मैं भूल गई थी। यह मैंने साहब को जाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो न जाने वो मेरे साथ क्या करते, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैंने साहब के टेबल पर एक फ़ाइल रखी हुई देखी। उस फाइल को उठाकर मैं अंदर कमरे में रखने जा रही थी, तभी अचानक वो फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर भी निकल गए। मैं उन पेपर को इकट्ठा किया, तभी मेरी नज़र फाइल के गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैंने वहाँ फ़ोटो देखी तो फ़ोटो देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति अभिषेक की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति की तस्वीर आखिर यहाँ क्या कर रही है। मैंने सोचा अगर साहब को पता चल गया तो मेरी ये देख ली, या फिर पता चल गया तो इस फोटो को जो आदमी है उसकी पत्नी हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। उस टाइम डर की वजह से मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करी और उसे फाइल को तैयार करके साहब की कमरे में रख कर वापस आ गई थी। लेकिन जब मुझे डर लगने लगा था और उससे बड़ी फिक्र के बाद ये थी कि मुझे अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था और इसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरा ही बच्चा है। इस बच्चे से मुझे बहुत लगाव हो गया था। इसके अलावा मुझे कोई फोटोज का राज भी जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति की फ़ोटो कैसे आया। मुझे डर लग गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले की रिपोर्ट लिखवाई होगी। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा ही नहीं था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मेरे दिमाग में कुछ सूझ रहा था। उस आदमी से पूछने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे। उस बच्चे ने मुझे अपनी मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उस बहुत प्यार से पाला पोसा था, लेकिन फिर भी मुझे वो मम्मी ही कहता था। साहब को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मुझे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से रखना पसंद था। इसके बाद 2-3 बार ही ऐसा हुआ था कि रात को मेरी आँख खुलती तो वंश मेरे साथ ही सो रहा होता, लेकिन जब सुबह मैं उठती तो वंश मेरे बिस्तर से गायब होता। और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वह एक सपना था? लेकिन वह गलत भी नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरत वाली बात थी। मुझे साहब ने एक मोबाइल फ़ोन दिया था और उनका कहना था कि अगर तुम्हें किसी से बात की ज़रूरत पड़े तो तुम इस बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसीलिए वजह से कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई और अपना फ़ोन मोबाइल देखा तो किसी
अनवन नंबर से फ़ोन कॉल आई हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे नंबर से मैसेज आया कि जिससे मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा था कि स्नेहा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई नौकरानी है जो मुझे साथ मजाक कर रही है, इसीलिए मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैं बेफिक्र हो गई थी। हर रात को इस नंबर को मैसेज आने लगे। तरह तरह के मैं बातें होती थी। कभी पुरानी ज़िंदगी के बारे में होती थी, तो कभी मेरे भाइयों के बारे में कोई बात होती थी, कभी मेरे पति के बारे में कोई बात। ऐसा इंसान था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, जो मुझे मैसेज कर रहा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था यह सब जानता था। मुझे डर लगने लगा था। ये जानते कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, यह किसी को पता कैसे हो सकता है, वह मुझसे क्या चाहता है। मुझे अपने दोस्त कहती हो, और अगर मुझसे कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर ज़रूर करो। ये सारे मैसेज करता रहता था, ऐसी बातें करता कि मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मुझे शक हुआ कि कहीं यह साहब तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं इसका अपना वहम समझकर भूल गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चला जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने साहब पर नज़र रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वही एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते थे उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बात करती रहूं और उसको अपना दोस्त समझूं और उसको अपनी सारी परेशानियां बताया करूं। बहुत दिन गुजर गए और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया। धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बात करने लगी थी। मैं अपनी कोई परेशानी उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती रहती थी। वह मुझे इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था और अब उससे मुझसे पूछता कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वह मेरे इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देता था और अपने बारे में यह बताता कि वह जॉब करता है और वह शादीशुदा भी नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मेरा उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने उससे कोई बात ना करूं, इसीलिए मैं उसको यह बात बता दी थी कि किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और अब हम रात को ही बात करेंगे। जब सब सो जाते थे तो रात को मैं देर तक उसे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने के वजह से सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो वंश वहाँ नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में उससे कुछ डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि वह मेरा राज था और इस घर में राज किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर के नमक खा रही थी। और वैसे भी मैं कौन थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वो सच था भी या नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए वो सब कुछ एक नया था। 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैं उसके बाद में इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए थे।
सब ने मुझसे कहा कि शाम के खाने का इंतज़ाम करो क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज आ रहा है। मेरा फ्रेंड बहुत दिनों के लिए मेरे घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार करूँगी। मैंने काफ़ी सारी डिशें तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी को बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि फ़ोन वाले लड़के को भूल गई थी। उसने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो देखते ही रह गई कि आखिर मेरे सामने कौन है। यह देखकर दंग रह गई थी। खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मेरे होश आ गया और मुझे होश आया कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब, वह इंसान मेरे बिस्तर के पास ही खड़ा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाकर्म होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा था। मैं तो दंग होकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देखे जा रहा था और उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, यकीन कर लो, मैं ही हूँ, तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, मैं जिंदा हूँ। ये कहते हुए वो मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं उनका छू कर महसूस कर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में अभिषेक हैं और अभिषेक जिंदा हैं और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनको गले लगाकर खूब रोए जा रही थी। मुझसे लिपट कर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मैं साथ में उनसे कुछ भी नहीं पूछ पा रही थी, रोने की वजह से। मैं उनके तकलीफ़ के बारे में मैं सब कुछ बताई थी। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वो कौन था जिसका क्रियाकर्म मेरी आंखों के सामने हुआ था और जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैं खुद देखी थी। और अभिषेक ने कहा कि अगर आपको मालूम था कि आप मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप इतने महीने तक मुझसे दूर क्यों रहे। मैं रोए जा रही थी और कहे जा रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले से तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूँगा। देखो, यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर नहीं बुलाया मिलने के लिए। मैंने फ़ौरन सोचा यह वही लड़का है जो मुझे याद किया करता था और उसके बारे में जितनी भी बातें करूं वह सारी बातें किया करता था। मेरे पति मेरे अलावा कोई और नहीं जान सकता था, लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं गया कि अभिषेक जिंदा भी हो सकता है। मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम कहाँ पर थे, मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई थी और हमारी शादी कर ली थी, हम दोनों, तुम्हारे भाइयों ने यहाँ आके सारा इन्फॉर्मेशन निकाल करके और मुझे ब्लैकमेल करके मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। यहाँ तक कि एक कुचली हुई लाश को ले जा करके सारे गांवों के सामने तुम्हें मृत घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि वो भाग रही थी, उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिसने उनकी बहन से शादी कर ली थी। इस टाइम मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हारे बहाने डॉक्टर से के पास ले गया और डॉक्टर से तुम्हें मिसकैरेज की दवाई खिला दी क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे भाई
मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया था और मैं जगह जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से डर डर कर छुप रहा था। एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल पर नंबर को पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन कर बताया कि और धमकी दी और कहने लगे कि मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला गया था, क्योंकि वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी भी जान को भी खतरा हो। अगर वो लोग मुझे ढूंढ लेते तो वह मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ हो तुम्हें ढूंढते ढूंढते भी तुम्हें भी मार देते। मैं नहीं चाहता था कि तुम बेमौत मरो। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसे एक्सीडेंट से बच गया। मेरे कार के सामने वाले पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई के उस कार आदमी के एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर वहाँ से भाग निकला और तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। इसके बाद मैं तुम्हारे भैया को मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी रहो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कुछ भी मेरे साथ हुआ तब तक मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आए और कहा कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मैं समझ गया था कि यह तुम्हारे भाई ही हैं जो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। जिसके घर से तुम रह रही हो वो मेरा दोस्त का बचपन का दोस्त है और फ्रेंड है, वो पुलिस ऑफिसर है। मैंने इसकी मदद मांगी और यह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। 1 महीने तक मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कहीं और कहीं भागता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र होने लगी थी। मुझे पता था कि तुम दोस्त के घर अकेला रहती हो, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम किसी भी तरह मेरी पत्नी आने के घर ले आओ और उसको अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशानी ना हो सके। मेरा यह दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसीलिए उसने सोचा कि इसका बेटा वंश जो तुमसे उसकी परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी की खातिर आसानी से उसके घर पर आकर रहने लग जाओगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ हो और सुरक्षित हो। मेरी परेशानी ख़त्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब तक मैंने तुम्हारे भाइयों को पुलिस वाले के हवाले नहीं कर दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफ़ी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल में ही अपने कमरे में बंद किया था, क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहता था। वो मुझे तुमसे मिलवाना चाहता था और मुझे अब जेल में ही महफूज रखा था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसीलिए किया था ताकि तुमने जो कदम उठाया था वह गलत था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी और ठीक थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी थी। मैंने अभिषेक से कहा, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता है? तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है। मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और 1 हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं अपने यहाँ आपको लेकर आया था। मैंने सोचा था कि ये पता मेरे बेटे को आपकी माँ समझेगा या आप उसे प्यार से सुलाएंगी तो वह सोएगा भी या नहीं, लेकिन पहले ही मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल के लिए चला जाता है और शाम को वापस लौटता है। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला था और मैं उसको रात
को घर में लेकर आ जाता था। सुबह होते ही उसे स्कूल भेज दिया करता था। लेकिन आपने मेरे वंश को बहुत ख्याल रखा। मैं आपका एहसानमंद हूँ। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तुम्हारी वजह से आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई और हम सब घर के एक ही घर में रहते हैं। साहब का कहना था कि उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूँगा। मैं जानती थी कि उनके बेटे से मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया है। मैंने वंश की परवरिश इसी तरीके से शुरू कर दी और मैं वंश को उसकी माँ की तरह से परवरिश करने लगी। मेरे भाइयों ने जो भी किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाइयों जेल में हैं और मैं उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है। एक दिन उनसे जेल में मिलने गई थी। भैया ने मुझे माफ़ी मांगी और अभिषेक से भी माफ़ी मांगने लगे। हमने उनको माफ़ कर दिया था। मैंने भैया से कहा कि मैं आपको एक शर्त पर माफ़ करूँगी। अब हम जीने दो और ज़िंदगी बहुत खुश है। अब हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर मत करना और अपनी बहन को हमेशा के लिए भूल जाना। अभिषेक के साथ मैं बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी गुजार रही हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ